Okay. So for converting the non-standard form into the standard form, so for that required in a soft form, in soft form, for that required those term is missing, that for that term add C plus plus. So in first term missing is a C. Okay, so for that add C plus C bar. Okay, in second term missing B, so add B plus B bar. So मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि B ऐसे क्यों लिखा है मैंने B plus B bar. ओके, सो इसका ये भी मीनिंग, इसका आंसर आता है 1. ओके, B प्लस B बार का आंसर आता है 1. तो A C बार को अगर इनटू 1 करते तो टर्म पर क्यूच इफेक्ट होगा क्या? नहीं, इसलिए ये ऐसा ऐड किया और देन इसको क्या किया, सॉल्व किया, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व किया और जो सेम टर्म है उसी को लिखा. सो इस वे से हमने क्या किया था, ये सॉल्व किया था, राइट. सो अभी सेम है, हमने प्रोडक्ट ऑफ सम देखा. अब सेम थिंग, अगर नॉन स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म अगर है तो उसको स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, सॉरी नॉन स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म में तो उसको स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पर देख लो, अभी डी यहाँ पर जो भी टर्म्स, यहाँ पर तो फंक्शन नहीं लिखा तो हमें ये नहीं समझ में आता कितने वेरिएबल, लेकिन जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उससे पता चल रहा है मुझे. यहाँ पर 3 टर्म है, यहाँ पर एबीसी, यहाँ पर BCD है, मतलब डी भी इसमें प्रेजेंट है, ABCD. So यहाँ पर A, B, C, D, there are 4 variables are available in given term. Okay. So first जो भी term है, 4 ब्रैकेट में क्या, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा है, A plus B bar plus C. So इसमें कौन सा वेरिएबल एब्सेंट है, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो, D. So A plus B bar plus C. देन जो वेरिएबल एब्सेंट है वहां पर लिखना है D बार. अभी यहाँ पर ऐसे क्यों लिखना है मैंने यहाँ पर बताया था आपको. अभी ये जो बुलियंस लॉ है, आगे अभी 5 मिनट में मैं एक्सप्लेन करने को, व्हाट आर दी बुलियंस लॉ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुलियंस लॉ. लेकिन अभी ये जो भी स्लाइड है ये एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज ये याद रखो, डी बार का जो भी आंसर आता है वो आता है 0. ओके, डी इंटू डी बार मतलब जो सम कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट अगर मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर आता है 0. ओके, सो A प्लस बी बार प्लस सी. सो यहाँ पर अगर 0 कुछ ऐड करते हो तो टर्म पर कुछ इफेक्ट होगा क्या? नहीं. सो ये हमें करना है, और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है नॉन स्टैंडर्ड इनटू दी स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो फर्स्ट टर्म में डी एब्सेंट है इसलिए मैंने लिखा डी बार. ओके, सो इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करना है, ये जो भी डी है, सो डी को तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये डी बार को तीनों को मल्टीप्लाई करो. सो A plus B bar plus C plus D, and then again A plus B bar plus C plus D bar. तो ये हुआ इस टर्म के लिए आंसर. सेकंड टर्म है B bar plus C plus D bar. तो इसमें क्या ऑप्शन है, A. सो A बार. सो अगेन इसको क्या करना है, हर टर्म को के साथ क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है. सो A plus B bar plus C plus D. ओके, देन नेक्स्ट है A बार प्लस B बार प्लस C प्लस D बार. सो ये दो टर्म्स हमने सॉल्व किया. देन लास्ट टर्म क्या है, A प्लस B बार प्लस C बार प्लस D. लेकिन इसमें कौन सा भी वेरिएबल एब्सेंट नहीं, तो इसको एज इट इज लिखना. तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, A प्लस B बार प्लस C प्लस D. सो यहाँ पर कोई टर्म ऐसे सेम है क्या, A B बार C, ये देखो A प्लस B बार प्लस C प्लस D बार, A प्लस B बार प्लस C प्लस D बार. सो इसको क्या लिखना है, एक ही टाइम में लिखना है. देन मतलब हम लिखने वाले A B बार C D ये टर्म, देन A B बार C प्लस D बार ये टर्म, तो एक ही टाइम लिखना है, एंड देन ये टर्म. ओके, सो आप नोटबुक और पेन ले लो और उसमें भी ये क्या कर सकते हो, सॉल्व करके देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट है अगेन एक फिर से एक एग्जांपल, A प्लस बी बार प्लस AC प्लस बी. सो इसमें क्या एब्सेंट है, इसमें C एब्सेंट है, इसमें B एब्सेंट है, इसमें A एब्सेंट है. तो जो एब्सेंट है वहां पर क्या लिखना है, C बार. जो एब्सेंट है यहाँ पर लिखा, देन यहाँ पर लिखा. ओके, देन अगेन उस ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व करके लिखना है, एंड जो सेम ब्रैकेट है उसको क्या लिखना है, एक ही टाइम. मैंने इसका आंसर क्या दिया आपको, सेम है तो एक टाइम. क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 और 1 इंटू 1 क्या लिखते हैं हम, 1 ही लिखते हैं, इसलिए वो एक ही टाइम लिखना है. देन
अब जो हमने अभी तक जितना मीन टर्म एंड मैक्स टर्म देखा है उसका एक ट्रुथ टेबल में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम, तो ये है 3 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन। सो 3 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन आते 0 to 7 और मीन टर्म को लिखते स्मॉल m, मैक्स टर्म को लिखते कैपिटल m। सो अभी ये फर्स्ट टर्म है, सो इसको लिखना है जहां तक मीन टर्म में मैंने बताया a बार b बार c बार, सो इज इक्वल टू 0। जो आपका कंफ्यूजन था कि मीन एंड मैक्स में या सॉप एंड पॉस में, वो अभी एक ही साथ ट्रुथ टेबल में है, तो आपको ये भी अंडरस्टैंड हुआ कि कहाँ पर 0 कंसीडर करना है, कहाँ पर 1 कंसीडर करना। तो मीन टर्म में कॉम्प्लीमेंट किसको देना है, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट देना है, एंड मैक्स टर्म में 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है। ओके लेकिन ये जो भी टर्म है, डेसिमल टर्म जो आगे दिखाई दे रही वो सेम ही रहेगी, नंबरिंग सेम रहेगी। ओके लेकिन ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ डिफरेंट है। अगर नेक्स्ट टर्म देखते ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी m1, देन ए प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि 1 यहाँ पर है। ओके देन अगर हम 6 टर्म वाले देखते हैं तो ए बी सी बार, लेकिन मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी, सो कैपिटल M6। ओके सो ये रिप्रेजेंटेशन है 3 वेरिएबल का। होप इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देन नेक्स्ट है 4 वेरिएबल का मीन एंड मैक्स टर्म। सो 4 वेरिएबल है तो 0 to 15 कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है, और उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए सेम फॉर्मूला है। मीन टर्म में क्या कंसीडर करते हैं, 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट एंड 1 के लिए नॉन कॉम्प्लीमेंट। सो ए बार बी बार सी बार डी बार, तो स्मॉल m 0, और मैक्स टर्म में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके ये जो भी फॉर्मूला अभी मैं जो भी बोल रही, जो भी मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि स्वैप एंड पॉज फॉर्म के लिए, तो वो याद ही रखना है कि मीन टर्म में 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट करना, मैक्स टर्म में 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट करना है, ये याद रखो, ठीक है। देन अगर सपोज M11 है तो ए बी बार सी डी, ओके देन इसके लिए अभी मैक्स के लिए यहाँ पर क्या जाएगा, ए बार बी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार प्लस डी बार M11। ओके सो ये टेबल आपके नोटबुक ले लो और ये इस नोटबुक पर ये टेबल को क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके सो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद एक शॉर्ट में 5 मिनट के लिए आपके लिए एक असाइनमेंट है। नोटबुक और पेन भी तब तक रेडी रखो, और ये अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ ये प्लीज बोलो। दोनों भी टेबल में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, ताकि 2 मिनट के लिए एक असाइनमेंट है। आपको करना क्या है, मैं टर्म्स देने वाली हूँ, उसको पॉज एंड सॉफ्ट फॉर्म जो भी उसको रिप्रेजेंट करके क्या मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, आपका वीडियो ऑन करके नोटबुक पर वो दिखाना है, ठीक है। सो अभी आप देख लो M0 मतलब क्या लिखते हैं हम, स्मॉल M0 मतलब क्या, ए बार बी बार सी। ओके मतलब ही उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 0 0। 2 मतलब क्या, ए बार बी सी बार, ये प्लीज अंडरस्टैंड कर लो। ओके सो ओके आर यू रेडी? Okay, so this is question for student. So write down y is equal to summation of mean term 0, 3, 6, 7, 10, 12, 15, और ये सब के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना है मुझे मीन टर्म एंड मैक्स टर्म का इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल आपको लेना है और वो डिस्प्ले करना है। ओके जिसका भी कंप्लीट होता है वो प्लीज रेज हैंड करो, और फर्स्ट 3 स्टूडेंट मतलब कौन से भी 3 स्टूडेंट को मैं अलाउ करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो कि 0, 3, 6, 7, 10, 14 एंड 12 एंड 15, सो ये जो भी टर्म है
मीन टर्म हमेशा कॉम्प्लीमेंट होती है किसके लिए, मैक्स टर्म के लिए। तो अगर मुझे ऐसा है कि कुछ गिवन किसी मीन टर्म दी और फ्रॉम दैट मीन टर्म अगर हमें फाइंड आउट करना है मैक्स टर्म, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उस केस में? यहाँ पर जो प्रेजेंट है सपोज 036, तो 0 के बाद क्या आता है 1, 2, 3 के बाद क्या आता है 4, 6 के बाद क्या आता है 5, 4 के बाद 5, देन 6 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, 8 नहीं है तो 8 आएगा मैक्स में, 10, 9 के 8 के बाद 9, देन 10, 11, 12, 13, 14, 15। सो हमेशा ये टर्म एक दूसरे के साथ मतलब अपोजिट होती है। ये जो भी इसमें प्रेजेंट रहेगा वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें रहेगा तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सो इसका यूज क्या है? अगर गिवन टर्म मीन टर्म है तो फ्रॉम दैट मीन टर्म हम मैक्स टर्म भी क्या कर सकते, फाइंड आउट कर सकते। तो अभी यहाँ पर आप देख लो, अगर ऐसा है स्मॉल m में अगर लिखा है 4 वेरिएबल के लिए, हाँ सपोज 0, 1, 2, 3, यही टर्म इसी के लिए मैं बोल रही हूँ। हाँ सो स्मॉल m के लिए अगर ऐसा है 1 and 3 लिखा है, ऐसा अगर है तो अगर इसकी मैक्स टर्म फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे मैं मैक्स टर्म, गिवन मिन टर्म से मैक्स टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? इसमें जो टर्म प्रेजेंट नहीं है वो किस में आएगी? मैक्स टर्म में। जैसे इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है? 0 प्रेजेंट नहीं है, 1 ऊपर प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये हुआ मैक्स टर्म। सो फ्रॉम दैट मीन टर्म हम क्या कर सकते हैं? मैक्स टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरे पास मैक्स टर्म है तो अगर मीन टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी? इसमें जो प्रेजेंट है 0, 2 है तो इसके अलावा जो टर्म्स है वो मैं किस में रखूंगी? मीन टर्म में। सो 0 है तो उसके बाद क्या आएगा? 1, 2 भी है और क्या आएगा? 3। सो ये प्लीज अंडरस्टैंड करो कि मैंने ये क्या लिखा है। फ्रॉम मैक्स टर्म हम मीन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन टर्म भी अगर प्रेजेंट है तो मैक्स टर्म क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था ओके। अभी नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिक मिनिमाइजेशन टेक्निक। So the process of simplifying the algebraic expression of Boolean function is called as the minimization. So what is mean by algebraic expression? Algebraic expression is nothing but the Boolean expression. या इस टाइप का एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन। तो जो प्रोसेस है इसको सिंप्लीफाई करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन करना। इसको क्या बोलते हैं? मिनिमाइजेशन करना। मिनिमाइजेशन मतलब क्या या सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? जो टर्म है उसके एक तो नंबर ऑफ वेरिएबल आप क्या करो? कम करो, इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इज कॉल्ड द मिनिमाइजेशन। तो कौन कौन से मेथड है मिनिमाइजेशन की? सिंप्लीफिकेशन मेथड। सो फर्स्ट है बूलियन मेथड, सेकंड है के मैप मेथड एंड थर्ड वन है क्वाइन मैप क्लस्की मेथड। अभी आगे जो यूनिट है आपका पूरा वो इन तीनों मेथड पर डिपेंड है। सो फर्स्ट है बुलियन मेथड, के मैप मेथड एंड क्वाइन मैप क्लस्की मेथड। सो ये याद ही रखना है आपको, ठीक है। सो फर्स्ट मेथड बुलियन मेथड। सो बुलियन मेथड में क्या होता है? ये जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बुलियंस लॉ यूज करते हैं। सो इसको बोलते हैं बुलियंस मेथड। सो बुलियन मेथड में क्या होता है? एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या यूज होता है? बुलियंस लॉ। के मैप मेथड में क्या होता है? यहाँ पर कुछ ग्राफिकल स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं? इस मेथड, इस फंक्शन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। क्वाइन मैकलस की मेथड में भी एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक फंक्शन क्या करते हैं? स्टार्ट सॉल्व करते हैं। अभी इसका जो भी डिसएडवांटेज है वो इसमें सॉल्व कर रहे हैं। के मैप का जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? क्वाइन मैकलस की मेथड में सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हर मेथड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, एडवांटेज पॉइंट है, डिसएडवांटेज पॉइंट है। हर पॉइंट हमें देखना है एंड हर मेथड से एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बुलियन मेथड से। For starting the Boolean method, first understood what is meant by Boolean's law.
सो व्हाट इज मीन बाय बुलियंस लॉ, मतलब यहाँ पर लॉ मतलब आप सिंपली यहाँ पर याद रखो कि कुछ फिक्स ये है, फॉर्मूलेज है। सो आइडेंटिटी लॉ मतलब एंड फॉर्म में 1a अगर करते, कौन से भी वेरिएबल को अगर वन एक जो भी 1 है उससे अगर मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर क्या आएगा, a। सो 0 प्लस a करते तो भी आंसर क्या आएगा, a। 0a तो 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये नल वैल्यू है। 1 प्लस a करते तो आंसर आएगा a। देन ए करते हैं तो आंसर आएगा ए प्लस ए करते हैं तो मतलब मैंने बताया था 2 टाइम्स कौन सी भी अगर वैल्यू आती है तो हम कितने टाइम लिखते हैं उसको, गेन। देन ए इंटू ए, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट ए अगर है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। देन ए प्लस ए बार है तो वैल्यू आती है 1। देन ए बी सी, सो तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ एक्चुअली। सो ए बी सी, सो इसको हम लिखते हैं ए और ब्रैकेट में पर फिर से बी सी। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देन एब्जॉर्प्शन लॉ, देन डी मॉर्गन्स लॉ। सो डी मॉर्गन्स लॉ भी क्या, एक्चुअली ये भी लॉ बहुत टाइम यूज होता है। सो दोनों के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट ए बी बार तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंड का सिंबल है, यहाँ पर क्या करना है हमें, और का सिंबल लिख सकते हैं, लेकिन जो भी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन बिटवीन अगर प्लस है तो अगेन वो डिवाइड हो गए, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या आएगा, इनटू। तो ये पीपीटी मैंने ऑलरेडी शेयर की गूगल क्लासरूम में, नहीं भी मिल रही तो भी फिर से आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ये लॉ एक बार देख लो। नेक्स्ट है, सेम लॉ है लेकिन अलग रिप्रेजेंटेशन से, लेकिन सेम लॉ है, ठीक है। तो हम कोई अभी यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे यूजिंग द बुलियन मेथड। सो a प्लस बी ए प्लस सी, तो ये जो भी इसको अगर सॉल्व करना है तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूटिंग टर्म्स हम लेंगे। सो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैथ में एक हाथ एक्सप्रेशन आता है, हम कुछ उसमें फॉर्मूले वगैरह ऐड करके सॉल्व करते, सेम टर्म है यहाँ पर हमें बुलियंस लॉ को यूज करके क्या करना है, सॉल्व करना है। सो a प्लस बी प्लस ए सी, अगर ऐसा है तो हमें अब यहाँ पर डायरेक्टली कुछ फॉर्मूला मिल रहा है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करके लेंगे। तो a इंटू ए, देन a इंटू सी, देन ए बी, देन बी सी। अब यहाँ पर क्या है, अप्लाई आइडेंटिटी लॉ, मतलब क्या, जहां पर a है वहां पर हम क्या लिखते हैं, a। सो a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। then again applying the rule, a plus ab is equal to a plus ab is equal to a, okay। then a plus ac अगर ऐसा भी है तो भी हम क्या लिखते हैं यहाँ पर a, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, a बार प्लस नॉट, यहाँ पर बार नहीं है, ओनली a है, a प्लस ए सी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a, ये a b एज इट इज b c, ओके। देन अगेन a प्लस ए बी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, a एंड ये बी सी। सो ये जो भी एक्सप्रेशन, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, a प्लस बी सी, ओके। अनदर एग्जाम्पल इज a बार प्लस b इंटू a बार प्लस बी ए। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगेन ये जो भी ब्रैकेट है पहले ये सॉल्व करेंगे, a बार b प्लस a बार a। अभी आपको पता है a बार a का क्या आता है आंसर, क्या आता है आंसर, 1, ओके। सो a बार प्लस b, a बार b, देन a बार a प्लस a बार b, देन मतलब फिर से ये ब्रैकेट सॉल्व करके लिए, देन a बार a को क्या लिखते हैं, a बार b, देन अगेन b को क्या करते हैं, एक ही टाइम लिखते हैं, देन a बार b, तो दो टर्म सेम है तो अगेन क्या लिखते हैं हम, एक ही बार लिखते हैं। सो ये हुआ एक्सप्रेशन, ओके। मतलब ये बुलियन मेथड से हमने क्या किया, सॉल्व किया यहाँ पर। तो अब आपने दोनों भी एग्जांपल सॉल्व करके देख ली, यहाँ पर आप ये पीपीटी शेयर है तो आप खुद सॉल्व भी कर सकते हैं नोटबुक के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि यहाँ पर अभी किसी को लगा होगा कि मैं दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई करती हूँ, राइट। किसी को लगा होगा नहीं मैं दूसरा मतलब सपोज ये लेती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लॉ लिखी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिंग टर्म है, यहाँ पर ये अगर रूल है तो किसी को अगर दूसरा रूल अगर यहाँ पर अप्लाई करना है, लॉ अप्लाई करना है तो यू कैन। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पॉसिबल है कि किसी का आउटपुट यहाँ पर चेंज भी आ सकता है। अगर a प्लस बी सी है तो किसी का सिंप्लीफिकेशन और एक तो टर्म आ सकती है
किसी का सिंप्लीफिकेशन BC भी आ सकता है। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक का जो भी इंटरप्रिटेशन है फॉर इंसर्टिंग द लॉ वो अलग अलग है। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो भी आउटपुट आता है वो क्या आता है, चेंज आता है। ओके, सो यही लिमिटेशन और वी कैन से द ड्रॉबैक ऑफ अलजेब्रिक मेथड का। ठीक है, अभी ये जो भी बुलियन मेथड और अलजेब्रिक मेथड का यही ड्रॉबैक है। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड? The process become tedious and causes the error as the number of variable involved increase. One more point, अगर यहाँ पर दो ही वेरिएबल है तो ओके एक्सप्रेशन ठीक ओके छोटा है, लेकिन अगर और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर बढ़ते तो एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा ना। अगेन यहाँ पर जो भी वैल्यूज ऐड करना या ब्रैकेट को सॉल्व करना ये काम क्या हो जाएगा, टेडियस हो जाएगा। ओके, देयर इज अ नो इजी वे टू टेल वेदर दिस सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। सो अगर अभी मैंने ये जो भी सिंप्लीफाई किया वो सिंप्लीफाई है या और इसमें सिंप्लीफाई करना पॉसिबल होगा, ये ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पर थंब रूल नहीं है। ओके, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम इन दी Karnaugh मैप और वी कैन से दी K-मैप मेथड एंड Quine-Mac-Luskey मेथड। ओके, सो ये अंडरस्टैंड करो व्हाट आर दी ड्रॉबैक ऑफ दिस बुलियंस मेथड। फर्स्ट वन इज दी this process is the tedious and causes the error when the number of variable are increases. Then यहाँ पर no easy way to tell whether the simplified expression is the simplest form or not. Okay, so alternative method कौन सी इसके लिए या एडवांस मेथड कौन सी इसके लिए, इसके ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए दे रहा है टू मेथड, Quine-Mac-Luskey मेथड एंड Karnaugh मैप मेथड। ओके, सो अब हमें क्यों सिंप्लीफाई करना है, क्यों हम बोल रहे सिंप्लीफाई करना है? ओके, सो इसके लिए रिक्वायर ये कि अगर हमारा एक्सप्रेशन अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो उसकी डायग्राम क्या आएगी, कॉम्प्लिकेटेड आएगी। ठीक है, सो अगर सपोज ये एक्सप्रेशन है AB+A+BC, सो इसको मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया, एज इट इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ की, तो इसका कॉम्प्लिकेट देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है। ओके, लेकिन वही अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो मेरी डायग्राम देख लो, ये जो भी गिवन एक्सप्रेशन था मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, एज इट इज ऐसे किया। ओके, सो सिंप्लीफाई करने के बाद एक्सप्रेशन आया B+AC, तो इसकी डायग्राम देखो कितनी छोटी आई। सो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम है लेकिन आउटपुट जो चाहिए वही आ रहा है। ओके, सो इसीलिए रिक्वायर्ड है कि जो भी बुलियन एक्सप्रेशन उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर कोई आपको पूछता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर सिंप्लीफिकेशन, सो रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, आपको सिर्फ कुछ एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन यूज क्या है इसका, क्यों सिंप्लीफाई करते हैं हम, क्योंकि नंबर ऑफ जो भी कंपोनेंट है, नंबर ऑफ गेट है वो क्या लगे, कम लगे, फॉर रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ गेट। सो ये इसकी क्या है, आउटपुट है, इसका यूज है कि नंबर ऑफ गेट क्या लगते हैं इसमें, कम लगते हैं। ओके, नेक्स्ट है अभी ये क्या है K-मैप। सो सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट हो गई ये टॉपिक, 6 यूनिट तक है इसका यूज K-मैप का। ओके, सो K-मैप ये जो भी डेवलप किया, इंट्रोड्यूस किया कार्नोफ नाम का एक जो भी साइंटिस्ट है, उसने 1953 में ये क्या ये मेथड डेवलप की है। ये किस टाइप की मेथड, इट इज अ ग्राफिकल टेक्निक टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन। सो इसमें क्या किसका यूज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इन दी सो इसका यूज क्या है, नंबर ऑफ सेल इन दी K-मैप डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ वेरिएबल इन दी बुलियन एक्सप्रेशन। जो नंबर ऑफ वेरिएबल यूज होते K-मैप में उसके रिलेटेड इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या कर सकते यूज होते। देन K-मैप कैन बी यूज फ्रॉम दी 2 वेरिएबल टू 6 वेरिएबल क्या कर सकते हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर था बुलियन मेथड में क्या हो रहा था, नंबर ऑफ वेरिएबल अगर इंक्रीज होते तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने की भी बढ़ती थी, राइट। लेकिन यहाँ पर एक फिक्स स्ट्रक्चर है, फिक्स एक टेक्निक है, ग्राफिकल टेक्निक है, तो उस टेक्निक से अगर सॉल्व करते तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या हो जाती, सॉल्व करने के टाइम कम हो जाती। ओके, तो K-मैप मेथड कितने वेरिएबल तक वर्क करती, 2 वेरिएबल टू 6 वेरिएबल तक यूज होती, लेकिन यहाँ पर हम ओनली 4 वेरिएबल तक ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर 2 वेरिएबल है तो इसके सेल्स कितने बढ़ते, 4, 3 वेरिएबल थे 8, देन 4 वेरिएबल तो 6 है, सो 2⁻4, 2⁻3, 2⁻4 ऐसे सेल्स यहाँ पर यूज होते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
के मैम, सो ये प्लीज ड्रॉ करो ये स्ट्रक्चर। सो ये के मैप का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, दिस इज कॉल्ड सेल। ये जो भी बॉक्सेस है इसको क्या बोलते हैं, सेल। देन यहाँ पर ये जो भी है साइड में जो लिखे ये क्या है, के मैप के वेरिएबल, और वी कैन सेट दी लिटरल। अब यहाँ पर क्या है, ये कॉलम साइड है और ये क्या है, रो साइड है। यहाँ पर सिर्फ बाइनरी नंबर दिखाई दे रहे, लेकिन यहाँ पर की जो लेबलिंग है वो क्या है, ग्रे कोड लेबलिंग है। ओके, देन इसमें जो भी 1 2 ग्रीन कलर का जो भी नंबर दिखे वो क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है और सेल के नंबर है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर प्लीज एक बार देख लो। और ये स्ट्रक्चर आपके नोटबुक के ऊपर ड्रॉ भी करो, ठीक है। तो लास्ट के 3 मिनट्स हैं, आपने अटेंडेंस दी होगी। ओके, अब मैं मेरे क्वेश्चंस पूछती हूँ आपको।